नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। और बात आज बिग न्यूज में बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसका असर यहां भी हो रहा है, यानी बंगाल के बहाने बिहार की सियासत पर बात करेंगे। आखिर क्यों बिहारी ही हर बार शिकार होता है सियासत का? क्या बिहारी होना कोई पाप है? क्या बिहारी होना कोई गुनाह है? आज हम इसी मसले पर बात करेंगे और समझेंगे क्या वाकई में बिहारी गुंडे हैं। जी हां, क्या वाकई में बिहारी गुंडे हैं? बांग्ला भाषा बहुल प्रदेश पश्चिम बंगाल में कई ऐसे इलाके हैं जहां मिनी बिहार, मिनी यूपी, यहां तक कि मिनी राजस्थान बसता है। चुनाव में भी हिंदी भाषा भाषी अहम भूमिका निभाते हैं। बंगाल इनकी कर्मभूमि बन चुकी है। इन्होंने न जाने कितने इलाकों को आबाद किया और यहां की कुल आबादी में 1.5% 1.5 करोड़ हिंदी भाषी हैं। कुल विधानसभा सीटों में तकरीबन 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदी भाषी निर्णायक भूमिका में हैं। फिर भी अफसोस की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कहती हैं बिहारी गुंडे हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल हमारा पड़ोसी राज्य है। ऐसे में अगर बंगाल की खाड़ी में सियासी बवाल हो तो बिहार की राजनीति में तपिश दिखना लाजमी है। सो वही हुआ जिसका अंदेशा था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने चुनावी चकल्लस के दौरान बिहार और यूपी वालों को गुंडा करार दे दिया। आईटीआई तो भरे रेखे दिएছো उत्तर प्रदेशेर गुंडाके, बिहारेर गुंडाके, सीपीएम এর গুন্ডাকে ভাবছো ভয় দেখাই ভোট লুটবো। একটা ভোট লুটে দেখো তুমি, তারপর তোমার কি অবস্থা হয়। একটা चुनाव भले ही बंगाल में हो रहे हों, लेकिन बिहार में इसका असर न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो भी तब जब राजद टीएमसी के साथ बंगाल चुनाव में गलबहियां कर रही हो। ऐसे में बीजेपी कैसे चुप बैठने वाली थी? सो मौका देखकर चौका मार दिया। ममता बनर्जी का स्थिति अभी वो है जो खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, एक कहावत है, उस भूमिका में है। ममता बनर्जी अपनी कुर्सी को खिसकते देखकर अलबल बयान दे रही है। बिहारी गुंडा कहना बिहारी के लिए अपमान की बात है। ममता बनर्जी जी ऐसा बात कही है तो उनको बिहारियों से माफी मांगना चाहिए, नहीं तो बिहार की जनता बंगाल के चुनाव में जो बिहारी बंगाल में है उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। अब जरा आरजेडी की भी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर इनके नेता कहते हैं कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। कर सकता अगर वहां जाके गुंडागर्दी करेंगे तो कौन क्यों नहीं कहेगा? यूपी से भाजपा के लोग जाएंगे गुंडागर्दी करने तो गुंडे नहीं कहेंगे क्या? तो बिहार को गुंडा थोड़ी कहा गया, उन लोगों को गुंडा कहा गया जो गुंडागर्दी करने पर वहां उतारू है। भाजपा का बैनर लगाकर पूरा बिहार का अस्मिता जोड़ दीजिएगा। बड़का बिहारी अस्मिता के मालिक हो रहे हैं क्या ये लोग? डीएनए के चुनौती दिया था, डीएनए को गाली दिया था तो उसमें बिहारी अस्मिता नहीं जगह था। सवाल यह भी उठता है कि क्या वाकई में बिहार और बिहारियों को लेकर भाजपा, राजद, कांग्रेस और जेडीयू संवेदनशील है, या फिर अपने सियासी हित को देखते हुए बिहारियों को इस्तेमाल करती है? सच्चाई तो यह है कि जब अपनी जरूरत थी तो मिलना कबूल था, बाहों के दरमियान में सिमटना कबूल था। अब ऐसे चले जा रहे हैं कि जानते नहीं और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ परवीन कुमार, डीटीवी भारत, पटना। पूरी कहानी आप समझ गए होंगे। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि आखिर बिहारी लोगों की आंखों में क्यों खटकता है और क्या वाकई में महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक, असम से लेकर अन्य प्रदेशों तक या तमिलनाडु तक इस तरह से बिहारियों को जहालत भरी जिंदगी जीने के लिए जहालत भरे ताने क्यों दिए जाते हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अरविंद कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता, सरोज तिवारी हैं महासचिव कांग्रेस मीडिया के, और साथ ही साथ आरजेडी के हैं भाई अरुण जी, महासचिव आरजेडी के। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अरविंद कुमार जी,
बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, ममता बनर्जी का ये बयान क्या वाकई में सियासत को लेकर, और अगर सियासत करनी है तो क्या किसी की अस्मिता पर सवाल खड़ा किया जा सकता है? राजेश कुमार जी, सबसे पहले तो इस तरह का बयान सुनकर मन दुखी हो गया। आज हिंदुस्तान की जो संविधान है वो पूरे देश में कहीं भी जाके रहना, कहीं भी जाके काम करने की इजाजत देती है। और बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, हम तो एक सौतेले भाई की तरह रहे हैं जी। आज भी बिहार में हमें लगता है करोड़ों बंगाली फैमिली रहते हैं और बिल्कुल मेरे भाई की तरह रहते हैं, मेरी बहन की तरह रहते हैं। और ऐसे में इस तरह की एक राजनीतिक लाभ के लिए खाई पाटना और इस तरह की भड़काऊ बात बोलना और किसी राज्य के अपने सगे भाई को अपमानित करना, ये हमारी परंपरा नहीं रही है। ये निचले स्तर की सियासत, हमें बहुत दुख होता है। मैं इस पर तो लगता है कि कुछ बोलना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, चाहे वो बंगाली हो, मद्रासी हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, सभी हमारे भाई हैं। ये क्या होते हैं? ये ममता बनर्जी जी की निचले स्तर की सियासत कह सकते हैं? नहीं राजेश जी, मैं आपको बता दूं गुंडागर्दी क्या होता है वो ममता जी वहां दिखाती हैं। एंड उनका एक खासकर लठैत लोगों का एक वर्ग तैयार हो गया है जो पूरी दुनिया देख रही है। आपके चैनल, विभिन्न चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं हम कि क्या गुंडागर्दी चल रही है। बिहारी हमारे यहाँ नहीं कर रहा है, बिहार और यूपी वाले गुंडा नहीं है, बल्कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हमारे यहाँ चाहे वो आरजेडी के हो, कांग्रेस का हो, जदयू का हो, बीजेपी का हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, कोई भी हो, हम कभी इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करते। मैं आपके पास आऊंगा। सरोज तिवारी जी, जो ममता दी का बयान आया है, इस बयान से कितना सहमत हैं आप? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि एक तो ममता जी के खिलाफ हम लोग भी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जी। इसके बावजूद भी बयान को संदर्भों में समझना चाहिए और बड़ा क्लियर कट बयान है कि बिहार से आए गुंडे, यूपी से आए कुछ गुंडे, है ना। हाँ। और जब इस तरीके से है, अगर बाहरी लोग गए हैं वहाँ चुनाव के दौरान गुंडागर्दी फैलाने, तो उनको गुंडा ही कहा जाएगा। लेकिन जहां तक अगर आप नाम ले लेते हैं बिहार और एक प्रचार करने जा रहे हैं, उन्हें भी गुंडा कहा जाएगा? पहले मेरी बात सुन तो लीजिए। चुनाव प्रचार देखिए, इस तरह की अपमानित भाषा का प्रयोग बिहारियों के लिए करना ये सम्मानजनक नहीं है। ठीक है, आप बोले, लेकिन आप कहेंगे गुंडे ही कहा जाएगा, तो निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया ही कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें अगर आप बिहार और यूपी का नाम लेते हैं तो ये गलत है। आप मेरी पूरी बात समझिए। ठीक है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप जाके वहाँ बम बांध रहे हैं, जैसा प्रमाणित होता है मीडिया के माध्यम से ही हमने देखा, जबकि मीडिया ट्रायल का मैं पक्षधर नहीं हूँ, मीडिया पे ही हमने देखा कि बाहर के लोग आए वहाँ बम बांध के फोड़े, वो चाहे टीएमसी के समर्थक हो या भाजपा के समर्थक हो। सरकार नहीं, सरकार उनकी है और अभी इलेक्शन कमीशन के अंडर में पूरा जो वहाँ का सिस्टम है उनके अंडर में, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? मुझे बोलने देंगे? नहीं, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन का काम है, तो फिर आप ममता जी को कोसी में कर रहे हैं। जब ममता बनर्जी वहां पे मुख्यमंत्री हैं, बयान ममता बनर्जी का है। बयान पे मैं जब बयान पे बात करेंगे तो मैं बार बार बोलूंगा, नाम लिखना कि बिहार से आए गुंडे, यूपी से आए गुंडे, ये जब नाम आप लेते हैं किसी भी स्टेट का तो ये गलत करते हैं। मैंने उनका कहा, लेकिन गुंडा अगर आ रहा है, बम बांध रहा है, तो गुंडा को तो गुंडा ही कहा जाएगा, चाहे वो कहीं से आए। कौन बांध रहा है बम? एक मिनट, वहां गुंडा बम बांधते हुए हमने मीडिया पे ही सुना। मैं बंगाल में तो हूँ नहीं, मैं मीडिया से ही सुन रहा हूँ, खबरें जो आ रही है मैं उसी पे बोल रहा हूँ, और आज ही हमने दिन में देखा। कौन लोग हैं? उसके बाद ये कुछ जानकारी है आपके पास? कौन लोग यूपी या बिहार से जा रहे हैं और बम बांध रहे हैं, और क्या ममता जी उन्हीं को गुंडा कह रही हैं? आप जैसे मीडिया के साथियों का ही प्राइम चैनल देखा हमने, नेशनल चैनल देखा, और उस पर देखा ये बात कि वहां पे उठ रहा है कि बाहर से आए लोग बम बांधे। लेकिन अभी मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मुझे बोल लेने दीजिए। मुझे तो बोलने ही नहीं दिया आप लोग, इतना पूरी आजादी है। लेकिन अब उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि आज भाजपा के लोगों को बड़ी बिहारी अस्मिता की चिंता हो गई। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये लोग जब शिवसेना के साथ थे और महाराष्ट्र में बिहारियों को मार मार के भगाया जा रहा था, बड़ी दुर्गति से भगाया जा रहा था, अगर उस समय एक भी बिहार का नेता, अगर एक भी भाजपा का नेता, बिहार का नेता तो बोला, भाजपा का नेता कभी उंगली भी नहीं उठाया, बिहारी अस्मिता की चिंता भी नहीं करा, और इस तरीके से जब आप दोहरा चरित्र दिखाएंगे तो ये लगता है कि आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं वहां पे। और आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए जब महाराष्ट्र में जब बिहारियों को पीटा जा रहा था, कांग्रेस का क्या स्टैंड? कांग्रेस का बहुत विरोध में स्टैंड था।
और कांग्रेस के अनेक नेताओं ने विरोध में बयान दिया था कि भारत में कहीं पे भी किसी भी प्रदेश के लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं और हर तरीके का रोजगार करने की स्वतंत्रता उनको है, हर प्रदेश में जाने आने की छूट है। लेकिन उस समय भाजपा चुप क्यों थी और आज इतनी मुखर क्यों है जब चुनाव चल रहा है? ठीक है, और ये थोड़ा दोहरा पक्ष। मैं फिर आऊंगा, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। ये सवाल मैं अरविंद जी से पूछूंगा, लेकिन इससे पहले भाई अरुण जी, आजकल आपके नेता ममता दी के चुनाव प्रचार में हैं और बयान इस तरह का आ रहा है, और इस पर तेजस्वी जी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। देखिए, ममता बनर्जी का कोई ऐसा बयान ही नहीं है। ये बयान अभी आपने सुना नहीं क्या? सुना है उसे, वो इसीलिए कह रहा हूँ कि बोलिएगा तो फिर सुनवा देते हैं। नहीं, ममता बनर्जी का ऐसा कोई बयान नहीं है कि बिहारी अस्मिता उसे शर्मिंदगी महसूस करे। अच्छा, बिहारियों को गुंडा कहा जा रहा है, आपको शर्मिंदगी नहीं हो रही? बिहारियों को देखिए, ये जो भाजपा वाली भाषा का प्रयोग राजेश जी आप कर रहे हैं, आप एक पत्रकार हैं और निष्पक्ष पत्रकार है। नहीं, सुन लीजिए, ये ममता दी का बयान है, बोलिए तो मैं सुना दूं। का बयान मैं सुना रहा हूं आपको ना। क्या ममता दी ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश से आए गुंडे जो भाजपा ने लाए हैं। भाजपा का जिक्र किया था क्या? जी, उस बयान में भाजपा का जिक्र है क्या? जी, अभी मैं फिर से बोलिए, सुनवाता हूं मैं आपको। सुनिए, उसमें यही कहा गया है कि भारतीय, देखिए, कुछ कहने का जो नजरिया होता है उस नजरिया को पढ़ा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे बिहारी इस नजरिए को नहीं पढ़ पा रहे हैं या सिर्फ आरजेडी पढ़ पा रही है? नहीं, आरजेडी ही नहीं, पूरे बिहार के लोग पढ़ रहे हैं, पूरे बिहार के लोग पढ़ रहे हैं। भाजपा के भाषा जो है भारतीय जनता पार्टी के, आपको अगर भाजपा से प्रॉब्लम है या ममता दी को भाजपा से वहां लड़ाई है, वो अलग इशू है, आप उन पर जो बोलना है बोलें, लेकिन आप पूरी तरह से कह रहे हैं कि बिहार और यूपी से आने वाले गुंडे, ये क्या है? यही तो कह रहे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश से जो गुंडे मंगवा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ये बात बोलिए ना, उसको इंगित उन्होंने किया। ये बात आप बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो यूपी और बिहार से गुंडे मंगवा, उनको आप टारगेट करें ना। आप पब्लिकली सबको कह रहे हैं? नहीं, पब्लिकली सबको नहीं उन्होंने कहा, पब्लिकली सबको उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये बात को प्रचारित भाजपा के लोग ने कहा कि नहीं, ये तो पूरे बिहार का अस्मिता की सवाल है। अरे भाई, ठीक है, पूरे बिहार, आप पूरे बिहार की बात करते हो, जब पूरे बिहार की बात आप कर रहे हैं तो कहां चल गए थे जब बंगाल में पीट रहे थे, जो यहाँ से परीक्षा देने गए थे उनको, जब शिवसेना और ये ठाकरे का परिवार का, वो क्या नाम है उनका, एमएनएस के लोग पीट रहे थे, हम लोग चिल्ला रहे थे कि वहां महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, आप उनको बोलिए। हम लोग विधानसभा में इस मामले को उठाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार मुंह में रुई डाल करके बैठी हुई थी। अरविंद जी, सीधा सवाल। बड़ा दुर्भाग्य है, हम नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी राजनीति हो रही है कि आरजेडी के सुप्रीमो गए हुए हैं। बिहार में जो आरजेडी की संस्कृति रही है वो ममता जी की संस्कृति से मिलती जुलती रही है, दोनों की एक ही संस्कृति है। तो वो कहावत है ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, एक सवाल, दोनों मौसेरे भाई हो गए हैं, उनको नहीं न दिखेगा, उनको बिहारी अस्मिता नहीं दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक कोई रहता है तो पवित्र हो जाता है, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से अलग होता है तो अपवित्र हो जाता है, नहीं है, संस्कृति बदल जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कहना उदाहरण आपके सामने है। देखिए, घटनाएं का जब शासन था तो शायद सरोज जी, आप लोगों को भी याद होगा, ममता जी साथ में थी क्या? नहीं, ममता जी साथ में थी या विरोध में थी, मुद्दा ये नहीं है, समय के अनुसार बदलता है। लेकिन अगर आज की जो घटना है, इस तरह की घटना अगर हम आज देखिए, अलायंस होना किसी के साथ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अलायंस हुआ तो हम कुछ और मुद्दों को उछाल दें, और वो मुद्दे जो एक दूसरे एक दूसरे से दूसरे लोगों को अलग कर दे, ये नहीं होनी चाहिए। गठजोड़ होता है, गठबंधन होता है, टूटता है, जुड़ता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है राजनीति का, इसको नहीं रोका जा सकता है। लेकिन आज ये देखने को आ रहा है कि बिहार और बंगाल के प्रति इस तरह की जो वैमनस्य फैलाई जा रही है, ये दुर्भाग्य है। हम मिल के रहना चाहते हैं, हम बंगाली भी हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हमारी माँ के समान वहाँ की महिलाएं हैं, वहाँ के पुरुष हमारे भाई के समान हैं। हम नहीं चाहते हैं इस विवाद में पड़ना, और हम
बिहारियों को अलग गाली देना ये भी अपमान हम समझते हैं, और बंगाली के लोग अरविंद जी आप पे आरोप है, और जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ममता जी का जो कहना है कि भाजपा के गुंडे। नहीं, ममता जी का बयान हमने सब पूरा देश सुना है भाई, कि बिहार और यूपी से आए हुए गुंडे। अरे बिहार से यूपी से आए हुए गुंडे आपके पास जो गए हुए हैं तेजस्वी जी, उनसे बड़ा यहाँ अराजक व्यक्ति कौन हो सकता है? आप पूरा हिंदुस्तान देखा है, तो आप तो तेजस्वी जी को बुला ही लिए हैं, दूसरे की बुलाने की कोई जरूरत नहीं। बिहार से वैसे कहीं नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे अगर जाते भी हैं तो मजदूरी करने जाते हैं और आपकी नींव खड़ा करने जाते हैं। आपकी नींव बिहार के लोगों ने तैयार की है। ये बात बताइए, बंगाल में क्या बिहारी असुरक्षित है? आप ये बताइए। लेकिन जो स्थिति बना के उन्होंने रखा है, आप लोग ने ये माहौल बनाया है। अरुण जी इस तरह नहीं, ये क्या आप अरुण जी बताइए कि आपने आप इस तरह की स्थिति पैदा कर क्या लाना चाहते हैं? पूरे बिहार ठीक है अरुण जी जरा रोकेंगे। ठीक है, ऐसा बात नहीं कही। ठीक है, जिससे बिहार जरा सा रोकेंगे। पीसीआर में विपिन जरा एक बार ममता जी का बयान अगर आपके पास फिर एक बार रिपीट कर सकें तो करें। इससे पहले जरा हम सरोज जी से समझते। सरोज जी, इस तरह की जो बातें हो रही हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि तोड़ मरोड़ कर बयान दिया जा रहा है, मीडिया अपने तरीके से बयान दे रही है, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज बंगाल के अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक सांस्कृतिक अगर व्यवस्था हो तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्या ममता जी का बयान आ गया है? एक मिनट जरा रोके, एक बार फिर से जरा सुनाइए। আইটিআইতে ভরে রেখে দিয়েছো উত্তরপ্রদেশের গুন্ডাকে, বিহারের গুন্ডাকে, সিপিএম এর গুন্ডাকে। ভাবছো ভয় দেখায় ভোট লুটবো? একটা ভোট লুটে দেখো তুমি, তারপর তোমার কি অবস্থা হয়। একটা चुनाव सरोज जी और भाई अरुण जी बताइए। जी नहीं, अब तो इनके पास क्या कहने के लिए बचा है? जब इस तरह के आप दोबारा बयान सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी बिहारियों और यूपी को कहा गया है। ये देखिए, इनके ऊपर देशद्रोह की मुकदमा चलनी चाहिए। ये बैलेंस बढ़ाना काम किया है, राजनीति के लिए बिहारी और बंगाली के बीच एक पाठ करने का काम किया है। इस तरह की राजनीति नहीं चाहिए। बूथ लूटने का शब्द उसमें था। आप अगर बहुत दुर्भाग्य है। सुनिए, ठीक है, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। कभी भी एक सेकंड सरोज जी। हाँ ठीक है, मैं 4 बात बोलना चाहता हूँ। हाँ जब भारत के प्रधानमंत्री भाजपा के शीर्षस्थ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक संवैधानिक पद पर बैठते हुए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए बिहारी को जी उसका डीएनए खराब बता दिया है। डीएनए खराब बताने का मतलब कितना गंदा गाली होता है। आप केवल डीएनए वर्ड पे मत जाइए, कितने भद्द तरीके की गलत गाली होती है, उसको हर लोग समझते हैं। मुझे व्याख्यायित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस समय पूरे बिहार के अस्मिता से जुड़े चीफ मिनिस्टर को इस तरीके की गाली दे सकते थे जी, तो आप उस समय संवैधानिक पद पे बैठ के प्रधानमंत्री होकर के आप इस तरीके से अपमानित कर रहे थे। एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि आप निश्चित रूप से बंगाल में हार गए, ये प्रमाणित हो गया, क्योंकि आप इस मुद्दे को, जिसमें जहां पे बूथ लूटने वाली कार्रवाई पे बात हो रही है कि एक मिनट सुन लीजिए बूथ लूट, एक मिनट अरविंद जी बोलिए, आप बोलिएगा, मेरे बाद आप अपनी बात को, ठीक है, आप अपनी बात रख लीजिए अरविंद जी। लेकिन आपने हार मान लिया, वो आप हार मान लिए। इसी वजह से अब आप इसको मीडिया ट्रायल कराना चाहते हैं, आप अपने जुगाड़ से मीडिया ट्रायल कराना चाहते हैं। और ये बहुत क्लियर कट हो गया जब मैं अभी ये बयान सुन रहा था कि आए गुंडे बूथ लूटने के लिए कोई पूरा बिहारी समुदाय नहीं चला जाएगा। अब तीसरी बात ये कि आखिर बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं, क्या हम लोग को दृष्टि इस पे नहीं रखना चाहिए कि इतने लोग बाहर पलायन कर क्यों रहे हैं? क्यों हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं? अब 15 साल से सरकार में है, अब आगे भी 5 साल शायद चल जाए आपकी सरकार, तो क्या आप कुछ भी नहीं सोचेंगे कि हमारे बंगाल में बिहारी क्यों इतना फंसा पड़ा है, इतना महाराष्ट्र में क्यों फंसा पड़ा है, अन्य प्रदेशों में क्यों जा रहा है? कोरोना में मार खा के लौट रहा है, आप उस समय पूरे बिहारियों को मारे थे,
पूरे बिहारियों को रेलवे पे कटने के लिए छोड़ दिया था, पैदल आने के लिए छोड़ दिया था, तब आप लोगों को, आपकी सरकार को थोड़ा सा भी बिहारियों का पलायन क्या ये 5 साल की देन है? बिहार 70 साल कांग्रेस ने राजनीति की है, जिस धरातल में ले जाकर आपने छोड़ दिया है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के राज रही है 70 वर्षों तक, शर्म नहीं आती है कहते हुए आपको? 3,000 किलोमीटर पैदल आते हुए कभी देखा है कांग्रेस के राज? और इस तरह 3,000 किलोमीटर अभी तो आपको बोलने का कोई नैतिक दायित्व नहीं है। नदी पार कर करके हमने क्या उनके बारे में किया है ये सब मान है। हमने उनके घर तक राशन पहुंचाया, उनके घरों तक पहुंचाया, और कोरोना काल से, हिंदुस्तान से कोरोना काल से कुशल निकाला गया है। इसलिए इन बातों पर बोलने का नैतिक दायित्व आपकी नहीं है। तो आप एक स्टंट करना चाहते हैं, इस स्टंट से कुछ नहीं होगा। अब एक चौथी बात, ये तीसरी बात हो गई कि क्या अभी तक हम लोग क्यों नहीं सोच रहे। चौथी बात कि आप किस तरीके से, किस नजरिए से ये देखना चाहते हैं, ये नजरिया आपको ही समझना पड़ेगा। बड़ी क्लियर कट है, गुंडों की बात हो रही है। गुंडे कहीं बाहर से मंगाए जाएंगे, वहां के गुंडे चिन्हित हो जाएंगे। आपके बूथ लूटने के लिए बाहर से गुंडे कौन बुला रहा है? क्या पूरा कैबिनेट, क्या शर्म आता है एक मिनट को भी कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का कैबिनेट बंगाल में बैठा है? क्या भारत में कोई काम नहीं है? क्या भारत की सरकार के पास किसी भी तरीके का काम नहीं बचा? क्या वो केवल चुनाव लड़ने के लिए बनाया गया है? ये सरकार 500 साल चुनाव लड़ेगी? क्या उसको ये बेरोजगारी नहीं दिख रहा? क्या महंगाई नहीं दिख रहा? क्या लूट तंत्र नहीं दिख रहा? क्या आपका एक भी संवैधानिक संस्थान आजाद है? इलेक्शन कमीशन पक्षपात करता है, खुल के मैं बोल रहा हूं, टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, इलेक्शन कमीशन पक्षपात करता है, उसको दिखाई नहीं देता है दूसरी तरफ। और आप लोग वहां केवल प्रोपेगेंडा करते हैं, बम फूटता है और बगल में आप वहां पे बम फूटने के बगल में भाषणबाजी कर रहे होते हैं। मतलब आपके लोग खुद ही बम प्लांट करते हैं और अपने आप वहां पे भाषण देते रहते हैं कि कौन सा बम फूटेगा और न्यूज में चलवाएंगे हम बड़ा बड़ा। एक भी मीडिया आजाद है क्या? कोई तंत्र आपने आजाद नहीं छोड़ा है, हर तरीके की तानाशाही आपने कर रखी है, और इसमें आप तब भी चुनाव हार रहे हैं, तब इस तरीके का प्रोपेगेंडा तानाशाही कांग्रेस भी कर रही थी, और आज बैठी हुई सत्ता में पार्टी वो भी कर रही है। याद है, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है, इमरजेंसी तानाशाही आवाम को परेशान करने के लिए, चाहे आपकी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, करती रही है। भाई अरुण साहब, भाई अरुण जी, घोषित किया था कि इमरजेंसी है, घोषित किया था और एक्सेप्ट किया कि गलती थी। आपने घोषित नहीं किया है और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट तक की आजादी नहीं है इस देश में। आपका सब कुछ मैनिपुलेशन होता है। कितने भी घोटालेबाज हो जाए, कितने भी तरह का घोटाला हो जाए, जांच नहीं होगा। बिना कैग रिपोर्ट के आप जबरदस्ती आप किसी भी तरीके का फैसला लेना चाहते हैं। तो विपक्ष कर क्या रही है? विपक्ष क्या कर रही है? अगर मीडिया खुद ही बिक जाए तो नहीं कर लेगी। नहीं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? नहीं है क्या? नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन हंगामा कर रहे हैं? कांग्रेस ही सड़क पे नहीं है क्या? क्यों नहीं? न्यूज दिया जाता है क्या? बिल्कुल दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं आज आपको नहीं बुलाता। सरोज जी, अगर कांग्रेस की ऐसी बात आप कर रहे हैं तो मैं आपको यहां नहीं बुलाता। मैं इसलिए बुलाया हूं कि आप अपनी बात रखें और सीधा सीधा आरोप नहीं लगा सकते। मैं इसलिए रख भी रहा हूं, आपके जैसे 2-4 चैनल की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप नेशनल मीडिया देखिए, अगर 1-2 चैनल को छोड़ करके बाकी मीडिया दिन भर मोदी का बैंड बाजा न बजाता हो तो आप कह दीजिएगा। क्या मीडिया की जिम्मेवारी आप भी पत्रकारिता करते हैं? विपक्ष की कौन सी भूमिका है कि आप मीडिया सत्ता का ढोलक होता है? ठीक है, आप अपनी बात रखें। सत्ता का ढोलक होना चाहिए क्या? मीडिया सत्ता का ढोलक होना चाहिए? ये कौन से पत्रकारिता के किताब में पढ़ लिया गया कि मीडिया सत्ता का ढोलक होगा? वो सत्ता की कमियां नहीं बताएगा, वो सत्ता की कमियां छुपाएगा, वो घोटालों को छुपाएगा, वो अपराध को छुपाएगा, वो रेप पे बात नहीं करेगा, वो बिगड़ती अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करेगा। जरा सा एक सेकंड, जरा इनको पानी पिलाइए। एक चीज बताइए। नहीं, आपकी मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपकी तारीफ करता हूं, नहीं आप समझिए कि आपके भाई बंधु लोग नहीं ठीक है, गिरे हैं। मेरा ये कहना है कि ठीक है, बिक गई, सब बिक गया, कांग्रेस भी बिक गई क्या? नहीं, कहां सड़क पे नहीं दिखती? बिहार के कितने कांग्रेस नेता, बिहार के कितने कांग्रेस नेता धरना पर उपवास करते हैं? नहीं दिखता है, नहीं करते आप सदा का दर्शन से बाहर नहीं निकलते। सरोज जी, आपके पते सब्जेक्ट कौन से बार धरना प्रदर्शन करते हैं? आप चर्चा बयान नहीं करें। जरा सा विपक्ष के विधायक को मारा जाता है, कोई समाचार नहीं होता। खबर दिखाई गई है, मैं खुद खबर कर रहा हूँ, मैं खुद खबर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। आप पब्लिकली जैसे सबको नहीं कर सकते। आपको अगर किसी को कहना है कहें, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि सभी मीडिया बिक गई है। आप सभी मीडिया को आरोप नहीं लगा सकते। भाई अरुण जी, जैसा भरोसा नहीं होता नहीं आता। ठीक है भाई अरुण जी, सवाल यहाँ पे ये एक सेकंड। सरोज जी, भाई अरुण जी,
देखिए, इतना चिल्ला चिल्ला के बोलने से कोई फायदा नहीं है। बात मुद्दे पर होनी चाहिए। जी। जो आज इन्होंने कहा, सरोज जी ने जो बोल रहे थे कि सारे जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जी, वो करीब करीब उस पर आरएसएस के लोग बैठ गए हैं। चलिए, पहले आपके लोग बैठे हुए थे? नहीं, हमारे लोग नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं बता दूंगा। आप ही के समय क्या कहा गया था कि सीबीआई तोता है? आपके समय क्या कहा था कि सीबीआई तोता है? चलिए, ठीक है। राजेश जी, सरोज, मैं आपके पास आऊंगा। भाई रुकिए, देखिए, आज की ही बात मैं कह रहा हूं कि असम में एक भारतीय जनता पार्टी के गाड़ी पर ईवीएम पकड़ी गई। ये चुनाव आयोग के जो मेंबरान थे वो चुनाव आयोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कहा गया कि गाड़ी खराब हो गई तो हम भाजपा वाले गाड़ी पर बैठ गए। उनको ये नहीं पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की ये गाड़ी है। क्या ये संभव है कि जिसमें बैनर और झंडा लगी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की झंडा है, बैनर है? तो ये क्या संभव है कि वो नहीं देख पाया? ये अगर चुनाव आयोग ये कहता है तो मैं क्या मानूं? ये संवैधानिक संस्थाएं अब बिक चुकी है। ये आपातकाल का आपने बात किया राजेश बाबू, ये आपातकाल तो था ही गलत। आपातकाल का विरोध राष्ट्रीय जनता दल ने भी किया था, लेकिन आज आपातकाल से भी ज्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि अघोषित आपातकाल से ज्यादा खतरनाक है। आज हम लोगों ने विधानसभा घेरने का काम किया। आज हम लोगों ने विधानसभा के अंदर क्या स्थिति हुई, आप उसको कहीं से सही ठहरा सकते हैं क्या? महिलाओं को जो इज्जत वहां लूटा गया, महिलाओं को ब्लाउज पकड़ करके बाहर किया गया, विधायकों को गुंडे की तरह जो पीटा गया, क्या राजेश बाबू ये लोकतंत्र के लिए ठीक है क्या? हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, और खतरे में भारतीय जनता पार्टी हर एक जगह अपने आरएसएस के कैडर को बैठा करके वो खतरे में करने का काम किया है। और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, आज किसान इतना दिन से क्या कभी आज के पहले किसान या कोई भी धरना प्रदर्शन एक दिन होता था, 2 दिन होता था, सरकार एक्शन लेकर करके काम करवा? अडानी और अंबानी के यहाँ आप इतने गए। महेंद्र सिंह टिकैत जी का धरना याद है। भाई अरुण, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो स्थिति जिस तरह से बयान हो रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां तकरीबन 45 लाख बिहार और उत्तर प्रदेश से हिंदीभाषी मतदाता हैं। तकरीबन 70 से 80 विधानसभा सीट पर निर्णायक की भूमिका में हैं। क्या ये इस तरह का बयान देना उचित है? आपको सर लग रहा है कि ममता बनर्जी इतनी बेवकूफ महिला है कि जिस 70 विधानसभा सीटों को जो चिन्हित करता है, जो जिताता है, उसे वो गाली देने का काम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि उनका बोलने का जो मैंने देखा, लैंग्वेज देखा, तरीका देखा, वो किसी बिहारी या यूपी वाले नहीं थे। वो अगर अच्छा एक बात बताइए, हमारे बिहार में चुनाव हो, मैं बूथ लूटूं या मैं बूथ लूटने के लिए जाऊं तो मुझे क्या कहा जाएगा? सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाएगा कि मुझे गुंडा ही कहा जाएगा? अच्छा, मैं अपने को भी गुंडा उस श्रेणी में अगर मैं हूं तो मैं भी गुंडा हूं। ममता बनर्जी ने जो कहा कि बूथ लूटने के लिए जो आए हुए, बूथ लूटने, एक बात की को समझिए, बूथ लूटने के लिए कौन आया, किसने लाया, ये देखने की बात है। तो बूथ लूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो गुंडे लाए, उसको हम सबक सिखाएंगे, ऐसा ममता बनर्जी का बयान। ठीक है, आप सब बने रहिए। अब इसी बयान, सरोज जी मैं आपके पास आऊंगा, इसी बयान पर सियासत जारी है। हालांकि यहां पे जो स्थितियां बनी है, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है, उसके बाद जो बिहार की सियासत में उबाल आया है, ये एक अलग फैक्टर है। लेकिन उससे सवाल हमारा यह है कि अगर सियासत आपको करनी है तो क्या इस तरह से भी बयान देना अनिवार्य है? क्या इससे पहले इस तरह के बयान आते रहे हैं? कई ऐसे मसले हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद, और यह भी दिखाएंगे कि किस तरह से इस बयान आने के बाद मुजफ्फरपुर में परिवारवाद दायर किया गया है। देखेंगे ब्रेक के बाद। बिहारी गुंडा है, सवाल यही है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया, उसके बाद बंगाल में तो बवाल है ही, बिहार में भी सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। यहां पर जिस तरह से उनका बयान आया, बयान आने के बाद सियासी बयानबाजी तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी, उन्होंने मुजफ्फरपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ परिवारवाद दायर कर दिया है। जरा उनको भी सुन लीजिए आप।
देखिए, आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर मैंने मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में मुकदमा किया है। मुकदमा इसलिए किया है कि उन्होंने नंदीग्राम से अपने भाषण में बिहारियों को गुंडा कहने का काम किया है। बिहारी जो पूरे कोलकाता की लाइफलाइन चलाते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने ऐसे अपशब्द बात कह के बिहार और बिहार वासियों का अपमान किया। इसी से आहत होकर मैंने आज मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में धारा 147, 148, 295, 295 ए 511 के तहत उन पर मुकदमा दायर किया है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और जिसकी सुनवाई की तारीख 8/4/2021 को रखी गई। जी हां, परिवाद दायर हो गया है और उसके बाद जो स्थिति है सबके सामने है। अब अरविंद जी, सवाल यहां पे ये उठता है कि अब मामला न्यायालय तक भी पहुंच गया है, फिर भी एक प्रश्न जो है वो प्रश्न ये है कि आपकी नजर में आखिर बिहारी को लेकर, चाहे वो बंगाल का मसला हो, महाराष्ट्र का मसला हो या असम का या तमिलनाडु का, ऐसी स्थिति क्यों झेलनी पड़ती है बिहारियों को कि जहां जाएं वहीं पर इस तरह की बातें कही जाती है और सिर्फ बिहारी को लेकर ही कहा जाता है? नहीं, राजेश जी ने बड़ा सटीक सवाल आपने उठाया है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बिहार में एक वर्ग रहा जो बिल्कुल निचली पायदान पे रहा। राज्य में उस तरह के रोजगार का सृजन नहीं हुआ और बाहर रोजगार करने के लिए मजबूर रहे। वैसी की संख्या बढ़ती चली गई और 70 वर्षों तक पूरे देश में यही स्थिति बनी रही। लूट खसोट होते रहा तो एक वर्ग ऐसा हो गया जो मजबूरी में बिहार में बताइए ना 70 वर्षों तक एक भी IIT नहीं, एक भी, हाँ नहीं मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जब मैं आया तब से अब मैं गिना दूंगा कितने मेडिकल कॉलेज बढ़े, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने IIT बढ़े, कितने NIT बढ़े, कितना, और उसके पहले क्या था। हम आंकड़ों का अगर कहेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम जब कहिए तो मैं पूरा आंकड़े लेके आऊंगा कि 2005 के पहले क्या थे और 2005 के बाद थे। तो मैं कह रहा हूं एक ऐसा वर्ग हो गया जो बाहर जाने लगे, मजदूरी करने लगे। तो एक कॉन्सेप्ट, एक परसेप्शन बन गया कि बिहार के लोग तो बाहर आते हैं मजदूरी करने के लिए, इनको जो मन हो जैसे हो इनको यूज करो एंड थ्रो करो। ऐसी एक संख्या बढ़ गई और यही कारण है कि कुछ लोग समझने लगे कि बिहार, और आज जब इतने वर्षों बाद आज बिहार के लोग अपनी मेघा का परचम लहरा रहे हैं और ये नहीं पता है कि जिसे आप गालियां दे रहे हैं, जिसे मारने की बात कर रहे हैं, जिसे गुंडा कर रहे हैं, आपके राज्य की महल की जो नींव है वो तराश कर इन्हीं बिहारियों ने बनाया है। तो शिवसेना को क्यों नहीं आपने कहा? कहीं भी पूरे देश में कहीं भी अगर इस तरह की चीज हुई है तो बिहार के लोग विरोध किए हैं और हमारी पार्टी भी विरोध। देखिए, हमारी पार्टी भी कभी भी गठबंधन था, निगेटिव राजनीति नहीं करती है, अहिंसा की। आपको याद है ना वो बाला साहब ठाकरे कहते थे एक बिहारी भारतीय जनता पार्टी के वहां गठबंधन नहीं था। जब भी गठबंधन बना हम उसका विरोध किए और ऐसा कहीं नहीं, किसी राज्य में हमारी वो सोच भी नहीं है, ना हमारी नींव है, ना हमारी संस्कार है। हम नहीं सुन सकते हैं। आज अगर ममता बनर्जी ने इस तरह की बातें बंगाल में कही है और बिहार में अगर हम ये शुरू कर दें कि बंगाली गुंडे हैं, बंगाली भगाओ, ये कौन सा चीज है? अरे सभी भाई भाई हैं हम लोग। अच्छा, एक दूसरे राज्य में जाकर काम करने के लिए और रहने के लिए ये संवैधानिक छूट है, तो याद बात नहीं है। तो एक तरह की देखिए, नफरत फैलाना कहीं भी हमारे संस्कार में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका साथ लेकर चलने की बात करती है। हम सबको साथ लेके, हम नफरत की राजनीति, जीत हार अपनी जगह पे है, हम नफरत की राजनीति नहीं करते। ठीक है सरोज जी, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति नहीं करती है और जो भी कर रहा है उसकी वो निंदा करती है, लेकिन शिवसेना के मसले पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी नफरत की ही राजनीति करती है। अगर इसको समझना है तो आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए। अगर प्रत्येक दिन भाजपा के नेता के मुंह से मुसलमान शब्द न निकलता हो, हिंदू मुसलमान शब्द न निकलता हो, तो आप कह दीजिए तो ये नफरत नहीं फैलाना है तो क्या है? अभी मैं ममता जी का भी क्रिटिसिज्म करूंगा। ममता जी ने भी जो ये बयान दिया जिसमें अनावश्यक रूप से बिहार और यूपी छोड़ा जा सकता था, सिर्फ गुंडे कहे जा सकते थे, बाहर वाले गुंडे कहे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ये कहा इसलिए क्योंकि उनको बंगाली वोट पे कंसंट्रेट करना था। और ये मुद्दा उठा इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको वहां चूंकि छूटा फटका जो वोट है वो ले, सुन लीजिए, देर से ही सही, लेकिन आपने स्वीकार किया कि गलत बयानी हुई है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो स्टेट का नाम लिया वो गलत लिया। आपको गुंडा बूथ लूटने की बात है तो गुंडा ही लूटेगा, बम बांधने की बात है तो गुंडा ही बम बांधेगा। कोई शरीफ आदमी बांधता है क्या? कोई शरीफ आदमी बूथ लूटने जाता है क्या?
तो ये बात तो है। दूसरी बात है कि अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बड़ा पछता नहीं है। लोकतंत्र में अभी तो हालिया उदाहरण है कि कोई भी आप लोकसभा में चले जाइए, 70 पेज का विधेयक 1 घंटा दिया जाता है सारे सांसदों को कि 1 घंटा में पढ़ जाओ, इसके बाद डिबेट होगा और उसके बाद आज ही वोटिंग होगा। 1 घंटा में आप कोई 70 पेज का विधेयक पढ़ नहीं सकता एक भी सांसद। मैं ये नहीं कह रहा कि आप विपक्षी सांसदों को, आप अपने ही सांसदों को उनके संसदीय अधिकार से वंचित रखते हैं। आप लोकतंत्र की क्या बात करेंगे आप, और लोकतंत्र क्या चलाएंगे? अब रही बात, ये 70 साल की बात कर रहे थे, बात हो रहा था कि हमारे देश की आबादी क्या थी और हमारा देश का बजट क्या था। पहला बजट 32 करोड़ रुपए का बजट था और 35 करोड़ की आबादी थी। वहां से चलते चलते जितने संस्थान हमने दिए और इकोनॉमी का ग्रोथ होता गया, जीडीपी का, आपकी तरह नहीं कि अब आप कहेंगे डाटा में कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया और इकोनॉमी को नीचे लेकर के 0 से नीचे कर दिया। अब 0 पॉइंट में बात होती है और पॉइंट में बढ़ जाता है 0 से, तो आप हल्ला करते हैं, वो भी 1 महीने का, तो हल्ला करते हैं मैं बढ़ा दिया। अब ये बात कहने लायक नहीं है, सारी दुनिया जान रही है कि इकोनॉमी का क्या बेड़ा गर्क है, बेरोजगारी का दर क्या है। आप हमारे पास 44 लाख सेंट्रल कर्मचारी होते थे, आज आप 18 लाख सेंट्रल कर्मचारी रखे हैं। और आप एक मिनट लीजिए, कारण, मेरा सवाल यह है कि कारण क्या है कि बिहारी ही हर बार शिकार क्यों होता है? नहीं, अभी बिहारी पे भी मैं बोलता हूँ, लेकिन एक बात मेरी, मैं उस पर चर्चा मैं करूंगा, उस पर मैं चर्चा करूंगा। चलिए बिहारी वाला मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, 1900 आप नेशनल इकोनॉमिक सर्वे जो आता है 1947 से लेकर के 1989-90 तक का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ जाइएगा। बिहार की गिनती होती थी बेस्ट इकोनॉमिक स्टेट में, बिहार की गिनती होती थी बेस्ट प्रशासनिक स्टेट में, जहां प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर 90 के बाद गिरा। मान लीजिए आप दोष देते हैं किसी एक अमुक पार्टी पे, लेकिन उसके बाद अब आपकी भी 15 साल की सरकार हो गई और उस समय तक, जब मैं 1990 तक कांग्रेस की सरकार की मैं बात कर रहा हूं, बिहारी बाहर जाते थे तो बिहारी बाबू कहलाते थे और उसका उदाहरण है। और अब जब जाते हैं बाहर तो बिहारी कहलाते हैं, गाली दिया जाता है कांग्रेस के बाद की सरकारों में। और आपने भी 15 साल शासन कर लिया और कुछ नहीं किया। अब बात आप करते हैं कई बार कि कांग्रेस लूट लिया। और मीडिया की आजादी की मैं बात कर रहा हूं, 2011 से लेकर के 2014 तक मीडिया झूठे आरोपों पे, अब मैं झूठा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रमाण है, 7 साल में आपने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी पे चार्जशीट नहीं किया। जितने तरीके के घोटाले लगाए गए, मीडिया दिन भर बोलती थी सरकार के खिलाफ, ये आजादी था। मीडिया को यह आजादी था कि वो बोल पाती थी, और आज वो आजादी नहीं है। आप 7 साल में मीडिया की हिम्मत नहीं है कि इस सरकार से पूछ ले कि वो जो कैश 2G 3G का जुमला छोड़ा था, घोटालों का जो जुमला छोड़ा था, वो जुमले कहां चले गए? क्या उसके कोई आरोपी नहीं थे? क्या उन घोटालों की जो आप बात किए थे सब फेक था, सब झूठ था? उस पे आपको कोई दोषी नहीं दिखता है, किसी के खिलाफ चार्जशीट नहीं ला सकते आप, जांच एजेंसी आपके हाथ में है, आप सीबीआई ममता जी पे लगा देते हैं सुप्रीम कोर्ट बिना मतलब का, आधी रात में, बिना मतलब। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? वो आजाद है, सुप्रीम कोर्ट आजाद है। अब ये बताएंगे, आप बताएंगे ना कि आजाद है या नहीं? मुझे मालूम है कि नहीं है। असल राजेश जी वो दर्द नहीं है वर्तमान, इनको हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया, इनके कारतूतों पे नकार दिया, दर्द वहाँ है। ठीक है, जिस दिन आपको हमारे भाई सरोज जी सही नाक पकड़ेंगे लेकिन सीधे नहीं पकड़ेंगे, घुमा कर पकड़ेंगे। पूरब में उगता है, दर्द जहाँ है दर्द की बयां कर दीजिए। ठीक है, सूरज पूरब में उगता है तो पूरब में डूबेगा नहीं, पश्चिम में अस्त होता है तो पश्चिम में ही उगेगा नहीं। और आप ये चीज जान लीजिए कि आज बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, तो ये आजीवन ऐसा नहीं है कि ये पूरे कल्पतरु वृक्ष है, ये बदलता रहता है, रहेंगे, वो बदलता रहता बदलना ही है। ठीक है, और जब बदलेगा तो आपको जो दर्द और पीड़ा होगी वो बड़ा देखने लायक। ठीक है भाई, आप हमारी दर्द पे चिंता नहीं कीजिए, आप सरकार चलाने का हुक्म दिया लोगों ने, तो आप सरकार तो चलाइए, वही नहीं चला रहे। ठीक है भाई अरुण जी, मेरा वही सवाल है कि आखिर क्यों बिहारी को टारगेट किया जाता है, चाहे सरकार किसी की हो और कहीं भी हो, ऐसा क्यों है? देखिए, बिहारी को टारगेट जो लोग कर रहे हैं, हमेशा बिहार के लोगों को टारगेट किया ही जाता है। राजेश जी, आपने से मैं वही पूछ रहा हूँ, जानना चाहता हूँ क्यों उसको भड़का रहे हैं? बार बार भटकाया नहीं जा रहा है, बार बार भटकाया नहीं जा रहा है, भटका आप रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह बतलाना चाहिए कि क्यों बिहारी टारगेट हो रहे हैं। हमारे जमाने में बिहार के लोग को टारगेट नहीं किया जाता था जितना आज बिहार के लोगों को टारगेट किया जाता था। जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे तो बिहार के लोगों को आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसी को नहीं थी। और आज क्या स्थिति है? उस दौर में भी बिहारी महाराष्ट्र में पिट रहा था, उस दौर में भी असम में पिट रहा था, उस दौर में भी बंगाल में। गलत बात,
गलत बात, कभी नहीं पीटा है। ये पीटने का सिलसिला, ये पीटने का, मैं आ रहा हूं भाई, ये पीटने का सिलसिला ये नीतीश कुमार जी जब से आए तब से हुआ। और नीतीश जी ने एक बार फोन कर तो फिर नीतीश जी के साथ अब सरकार क्यों चला रहे हैं? कहाँ? क्यों? अभी कुछ दिन पहले चलाया ना आपने, कुछ दिन पहले, जब ये सही नहीं थे, जब सुनिए, आपको राजेश जी, सारी कुछ राजेश जी, उसके बावजूद काहे अब चले? राजेश बाबू जिसका डीएनए खराब हो गया हो वो जाकर के दोनों एक गोदी में मिल जाते हैं। तो ठीक है, इसलिए आप भी मिल गए। सुन लीजिए, जिसने शपथ खाया कि आरएसएस का खात्मा कर देंगे, पूरे आरएसएस को विहीन कर देंगे, वो व्यक्ति जाके आरएसएस के गोद में बैठ जाता है। वो बैठ गया तो आप भी बैठ जाएंगे। ये आज राजनीतिक सूचिता की बात है कहाँ, ये बता दीजिए ना। तो आरजेडी भी उस सूचिता से बाहर है ना। आरजेडी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक सूचिता की बात कर रहा हूँ, जिसके नीतीश कुमार बात करते हैं। नीतीश कुमार सुन लीजिए, नीतीश कुमार किसी दल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं। कहां चला गया जो आप जिसके गोद में बैठ करके पले बढ़े हैं? और वही लोग जब आंदोलन करते हैं तो आंदोलनकारियों को जिस प्रकार से मारा गया, मुझे याद है, बंगले चला है, मुझे याद है, राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत में था। ये जब भी कांग्रेस के खिलाफ, सरोज जी और आप सब लोग अनुभवी लोग हैं, जब तक भी हिंदुस्तान में जब भी लड़ाई हुई कांग्रेस के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं जिसको आप भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं या आप कह रहे हैं इन तमाम भारतीय जनता पार्टी तो उस वक्त नहीं थी, ये सभी लोग जनसंघ के सहयोग से ही आप लोग उनके विरोध करते रहे हैं। अब छोटा छोटा प्रतिक्रिया जानना चाहिए, जवाब आपका लेकिन उस मुद्दे पर नहीं आ पाया भाई अरुण जी की आखिर क्या वजह है कि बिहारी को ही टारगेट किया जा रहा है? एक लाइन में, 2 लाइन में बता दें। मैं आपके पास आ रहा हूं भाई अरुण जी। देखिए बिहारी, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि यहाँ जो ममता बनर्जी ने जो बात कही है उस परिवेश में है ही नहीं। मैंने साफ सुना, उस परिवेश में है ही नहीं। उन्होंने बूथ लूटने वाले को कहा, तो बूथ लूटने वाले को अगर मैं भी अगर टीएमसी के तरफ से अगर जाऊं, यही बात तो अभी आपके सहयोगी सरोज जी ने ये कहा, ये भारतीय जनता बिहार और यूपी और भारतीय जनता चाहिए। सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी की ये नाकामियां है कि वहां बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को कहा जा रहा है, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को ले जाकर के वहां जो गुंडागर्दी करवाने का इन्होंने काम किया, ये उन्हें जवाब देनी चाहिए। इन्हें अगर बूथ ही लुटवाना था तो बंगाल के लोगों को लुटवाते हैं। तब तो सर भाई अरुण जी, ये बात बीजेपी भी कहे क्योंकि यहां से तेजस्वी वहां जा रहे हैं ममता बनर्जी के लिए प्रचार करे, तो यही शब्द प्रचार करने वाले को उन्होंने नहीं कहा। देखिए बूथ लूटने तेजस्वी यादव नहीं गए वहां आप जाके स्थिति देखिए। तो मैं कल देख रहा था टीवी में, नंदीग्राम में ही देख रहा था, एक तरफ उधर भाला लेके खड़ा, एक तरफ उधर लाठी लेके खड़ा, एक तरफ जय श्री राम कर रहा है। क्या माहौल आपने नरेंद्र मोदी जी बना दिया, आपने बना रखा है। ये बहुत दुखद बात है। आप महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं। जय श्री राम अरुण जी, हो गया ठीक है, बना दिया। आपके पास आपने राम भगवान को भी बदनाम करने की कोशिश, बस राम को भी बदनाम कर दिया आपने। ठीक है भाई, बस हो गया सुनिए। मैं तो यही कहूंगा, आपने बड़ा एक सार्थक मुद्दा उठाया है। देश की अखंडता, राज्यों के बीच जो एक खाई पट जाती है, उससे मुद्दे को आपने उठाया है। मैं तो यही कहूंगा कि ममता दीदी हमें गुंडा कहते रहे, हम गुंडे नहीं हैं। और हमारे लिए बंगाल की जनता गुंडा नहीं है, वो हमारे भाई हैं, हमारी बहन है। हम उनकी मान सम्मान देंगे और हम विश्वास दिलाते हैं बंगाल की जनता को भी कि हम न गुंडे हैं और न कभी गुंडागर्दी करेंगे। हम उनके साथ बैठेंगे, खाएंगे, रहेंगे, गम को बांटेंगे, उनकी दीवारों को खड़ा करेंगे, उनके लिए साथ काम करेंगे। ममता दीदी, आप हमें इस तरह की चीज नहीं कहिए। हम पूरी बंगाल की जनता को, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, कहीं भी हो, हम बिहारी उनको मान सम्मान देंगे। और हम चुनाव लड़ने आए हैं, हम कोई नफरत की राजनीति वहां नहीं कर रहे हैं। तो आप हमें गुंडा कहिए, हम गुंडा नहीं करें। हमारे लिए बंगाल के जितने लोग हैं हमारे भाई बहन हैं। सरोज जी, मैं आपकी एक बात का जवाब देना चाह रहा था कि बिहारी बाहर में क्यों अपमानित होते हैं। एक्चुअली 1990 के बाद से, रादर 1995 के बाद से ये बदला। मैं जो बिहारी बाबू और ये कह रहा था, बिहार बेरोजगारों को पैदा करने वाली फैक्ट्री बन गया जी। बिहार रोजगार नहीं देता था। मैं उदाहरण के साथ और बड़ी सार्थक बहस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हर जिला में औद्योगिक एरिया बनाया गया था,
और उसमें उद्योग थे और जिंदा थे और उसमें लाखों करोड़ों मजदूर काम करते थे। हमारे मजदूर हमारे यहाँ ही काम करते थे। आपको याद है उस समय यूनाइटेड झारखंड था। आप आज भी चले जाइए झारखंड में, आपको बंगाली, मराठी, गुजराती, सभी लोग तमिल सब मिलेंगे। और बिहार का कोई भी, और उस समय भोजपुरी में जब गाना वाना होता था तो वो बताता है कि मेरे सैया गए विदेश, तो विदेश का है, बरौनी चले गए तो विदेश हो गया, झरिया चले गए विदेश हो गया। एक बता दे बस एक चीज, आज 2005 के पहले ये सारे कारखाने बंद हो गए, सारे रोजगार बंद हो गए कि 2005 के बाद? नहीं, आप अच्छा 2005 तक बंद हो गए, मैं मान गया। आप 2005 में शुरू करा दिए, आप शुरू करा दिए। 2005 से 2020 हो गया, पार करके 2021 जा रहा है, आपने शुरू करा दिए, आपने नए उद्योग लगा दिए, आपने हमारे यहाँ रोजगार का दर बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा पाए। आप 15 साल की बात कीजिए, आप अपने 15 साल शासन की बात करेंगे, बिजली आपने पहुंचाना, बिहारियों को देखिए राज्य विकास नहीं, दूसरी कब होती है, राज्य का विकास कब होता है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके राज्य का विकास होगा। अगर आप गुंडा कहा जाए, 10 चौराहे पर राइफल लेके लोग चलते थे, शाम के बाद निकलना बंद कर दिए थे, नरसंहारों का शहर हो गया था, बिहार नरसंहारों का राज्य हो गया था। क्या उसका कारण है भाई साहब, हम उससे निकाल के लाए हैं। रिपोर्ट उठाइए। अरे आप जिस दौर में बिहार बदल गया था ना, उस दौर से निकल चुका है। अब आपकी नहीं दाल करने वाली आप निश्चित रहिए। इस तरीके से अब कलम चाहिए, रोजगार दृढ़ता से सोचने की जरूरत है। अब देखिए यूपी का नाम ले लिया, 24 घंटे गाँव में बिजली आ रही है, आप अपने समय में बता नाम ले लिया, दीजिए, अपराध का ग्राफ बता दीजिए। राजधानी में नरसंहार, अरे कितने नरसंहार हुए आपके समय में? आपके समय में कितने नरसंहार हुए? कितनी विधवाएं हर गांव में पड़ी हुई है, आप बता दो। 12 नरसंहार की सरकार आप बताइए ना, नरसंहारों सरकार ने बिहार में हमारे ऐसा मजबूर किया कि दूसरे ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार में हुई इतनी है। गुंडाई बिहार में फैला दी और इतनी गुंडाई यूपी में फैला दी कि ये दुर्भाग्य है। आप कैसे बोल पाते हैं इन चीजों पर? आपको बोलने का हक नहीं है। सेंटर में भी आपकी सरकार, आरजेडी और कांग्रेस को बिहार में बोलने का हर जिले में लाखों विधवा महिलाएं आज भी पड़ी हुई है। सरकार यूपी में, क्या बात करते हैं? एनसीआर में टॉप का क्राइम रेटेड, यानी कुल मिलाकर आप पोषक कोई भाजपा का नेता कुल मिला के ये माना जाए, एक सेकेंड, कुल मिला के ये माना जाए कि आगे भी इसी तरह से बिहारी प्रताड़ित होते रहेंगे दूसरे जब तक भाजपा रहेगी बिहारी प्रताड़ित होगा। कांग्रेस होगी तो जब तक भाजपा रहेगी तब तक बिहारियों को गुंडा लोग कहेंगे, क्योंकि इसलिए यूपी वालों को भी गुंडा कहेंगे। आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट पे टॉप का बंद हो अभी आपको उदाहरण दिया, अभी आपको उदाहरण बंगाल में भी कांग्रेस की सरकार थी, बेस्ट प्रशासनिक स्टेट माना जाता था। अब इससे बड़ा प्रमाण कोई क्या देगा? ठीक है सर, में है, उठा के जाकर पढ़ लीजिए। बंगाल में ठीक है, बंद हो जाएगी, जल्दी कर देगी। ठीक है सर, अभी तो लोग कह रहे हैं कि ये बेरोजगारी का दर इतना बिहार में बढ़ गया है कि 95% महिला, शिक्षित महिला, स्नातक महिला बेरोजगार है, 65% युवा बेरोजगार है। सुन लीजिए, और तो ये लोग करेंगे क्या? ये लोग 19 लाख रोजगार देने की बात के हैं और एक रोजगार भी पैदा नहीं कर रहे हैं। ये लोग बेरोजगार लोग क्या करेंगे? बेरोजगारों की फौज भारतीय जनता, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ ठीक है। ये और आज बेरोजगारों लोग का ये आलम हो गया कि अवैध शराब धो रहे हैं कंधा पर, बच्चे से शराब बेचवा रहे हैं ये लोग। ये स्थिति इतनी खराब हो गई है, एक सेकेंड, खराब हो गई बिहार का कि अब बिहार के लोगों, अरुण जी आपसे सुन लीजिए, आपके मंत्री के भाई, आपके मंत्री के भाई को स्कूल में शराब मिल रही है और आप पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। ठीक है सर,
नहीं ठीक है, अच्छी बात है, आप दोनों जो अभी बोल रहे हैं, लेकिन यही नीतीश जी जब नहीं, यही नीतीश जी जब आपके साथ आएंगे, यही नीतीश, एक सेकेंड सरोज जी और भाई अरुण जी, यही नीतीश जी जब आपके साथ आएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। ये सियासत अपने तरीके से आप लोग सुविधानुसार करते हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल जो स्थिति है, जिस तरह से ममता बनर्जी का बयान आया है, उसको लेकर बिहार की सियासत में उबाल जरूर है, लेकिन हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि आप सियासत करें, राजनीति करें, लेकिन इतने निम्न स्तर का राजनीति न करें कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, किसी के मान सम्मान पर सोचने का वो व्यक्ति मजबूर हो जाए कि ऐसे हालात पैदा हो जाए। आप एक होने की बात करें। हम सब भारतीय हैं, ना कोई बिहारी है और ना कोई बंगाली है। आइए इसी शपथ के साथ हम एक बार फिर शपथ लें कि हम सब भारतीय हैं। फिलहाल इस बिग न्यूज में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। Yeah.